हेलो दोस्तों, मेंस की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी है लुइस। गुड। हेलो सर। अभी तो अच्छी अच्छी है। ही रहनी चाहिए। गुड। इस बार बहुत अच्छा चांस है मेंस क्लियर करने का। सिर्फ मेंस क्लियर करने का नहीं, मेरिट में आने का। ठीक है ना? ये चांस गंवाना नहीं है, सीटें भी अच्छी हैं। नंबर ऑफ यस सीट्स। सर। ठीक है। ओनली थिंग इज दैट कि 3 महीना एक बढ़िया से एक स्ट्रेटेजी बनाकर और कंसिस्टेंसी दिखानी है और डेडिकेशन दिखाना है उस स्ट्रेटेजी पे। ठीक है। मैं हर बार यही खुद पे भी अप्लाई करता था और दूसरों को भी बताता हूँ। जो 3 महीने तुमने स्ट्रेटेजी बनाई है ना, और फिर पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, वो बोलते हैं ना कि यूपीएससी बाउंसर बॉल फेंक रही है, ऐसे खतरनाक आ गया। जीएस का पेपर खतरनाक आ गया इस बार तो जीएस 3 खतरनाक था, इस बार तो जीएस 4 खतरनाक था। पेपर डिफिकल्ट आता है लेकिन वो सभी के लिए आया है ना। उसी में तुम अपनी स्ट्रेटेजी पे कायम रहना। ठीक है। लोग घबरा कर अपनी स्ट्रेटेजी बदल देते हैं कि यार इस बार तो दोनों ऐसे ही फिलोसॉफिकल आ गए। तो तुमने एक ऐसे फिलोसॉफिकल की तो तैयारी की थी ना भाई, उसी टोन में तुम दूसरा लिख दो। घबराने का नहीं है। अब जैसे इस बार सी सेट थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, तो लेकिन तुम्हारी स्ट्रेटेजी जो रहती है वही करना था तुम्हें। पहले मैथ्स के या रीजनिंग के करने थे तो वो करते। पहले तुम्हें पैरा पे कॉन्फिडेंस था तो पैरा करते। तो स्ट्रेटेजी नहीं बदलना है। क्योंकि देखो, तुम जो 3 महीने की जो स्ट्रेटेजी से अटेम्प्ट करने वाले हो जो क्वेश्चन, देर आर वेरी प्रोबेबल हाई चांस कि तुम उसमें ज्यादा नंबर लाओगे। इंस्टेड ऑफ कि तुम वहीं बैठे बैठे एक नई स्ट्रेटेजी बना लो। तुम खुद सोचो इस चीज को। वहीं बैठे बैठे तुमने पेपर का मूड देखते ही तुमने अपना मूड बदल दिया और तुमने एक नई स्ट्रेटेजी के साथ तुम खड़े हो गए। तुम सोचो उसमें नंबर आएंगे या फिर जो ऑलरेडी तुम जिस चीज के तुम ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हो 3 महीने से, उसमें नंबर आएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी अगले 3 महीने के सेशन में? मैं इस बार ये सोच रहा हूँ कि हम कुछ 2-4 पेपर्स में एटलीस्ट कुछ नया भी हम इनोवेटिव प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे इस बार प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ गए कि ओनली वन ऑफ द ऑप्शन इज टू करेक्ट, ओनली टू, ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। अब ये देखो, किसी भी कोचिंग वाले ने ऐसे इमेजिन नहीं किया था, ऐसे एंटिसिपेट नहीं किया था। तो कोचिंग वाले तो लाखों रुपए ले लेते हैं और वो एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं कि यूपीएससी नया क्या कर सकती है। ठीक है। 2017 में मेंस में, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। 2017 में मेंस में यूपीएससी ने ऑल ऑफ सडन पैटर्न चेंज कर दिया। क्या किया? उससे पहले 12.5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 12.5 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते थे। 2017 में क्या किया? 10 मार्क्स के 10 कर दिए और 15 मार्क्स के नेक्स्ट 10 कर दिए। अब हो गए, अब लोग कंफ्यूज हो गए, क्या करें क्या करें। ठीक है। तो ये किसी कोचिंग वाले ने एंटिसिपेट नहीं किया कि ऐसे भी कर सकती है। तो मैं थोड़ा सा अपने लेवल पे कुछ नई चीजें, कुछ मार्क्स में कैसे वेरिएशन हो सकता है, क्वेश्चंस में कैसे वेरिएशन हो सकता है, कुछ ट्राई करूंगा। बट आपको अपनी स्ट्रेटेजी सिर्फ आंसर राइटिंग की तरफ फोकस रखना है। फिर चाहे वो आंसर 10 मार्क्स का हो, 12 मार्क्स का हो, चाहे 15 मार्क्स का हो। ठीक है। और हम 3 पिलर्स के हिसाब से भी काम करेंगे। आपका ऐसे भी स्ट्रांग होना चाहिए और आपके जीएस पेपर्स भी स्ट्रांग होने चाहिए और आपका ऑप्शनल पेपर्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। कोई भी एक पिलर नहीं छोड़ना है कि ये सोच के कि यार उसमें टाइम नहीं था, यार उसको तो मैं बाद में कर लूंगा, या फिर इसके दम पे मैं मेंस क्लियर कर लूंगा, वो रहने देता हूँ। ऐसे नहीं होता है। ठीक है। ऐसे नहीं होता है। क्यों? तुम ज्यादा से ज्यादा बहुत पढ़ो भाई, बहुत प्रैक्टिस करो, तीनों पिलर्स की प्रैक्टिस करो, एक को क्यों छोड़ना? और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो रैंक 1 आ जाएगी। इसमें कोई हर्ज है क्या? नहीं ना। लेकिन तीनों की तीनों पिलर्स पे प्रैक्टिस करने हैं बहुत अच्छे से। मैं बताऊं छोटा सा एक्सपीरियंस कि 2017 का मेरा ऐसे खराब था। मैंने ये सोचा कि यार जीएस तो आता ही है, एंथ्रोपोलॉजी भी ऑप्शनल अच्छे से पढ़ लिया है, और ऐसे में क्या होता होगा, ऐसे तो बचपन से लिखते आ रहे हैं तो लिख देंगे। बट दैट वाज अ वेरी बैड जजमेंट। वो मेरे को बाद में फील हुआ। इवन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गया था, बट मैं मेरिट में नहीं आ पाया। और ऐसे में मेरे को 112 नंबर मिले। फिर जब मैंने बाद में ऐसे की तरफ काम करना शुरू किया, इंडिपेंडेंटली ऐसे की तरफ, देन आई वाज वेरी सरप्राइज कि ऐसे की वजह से ही आप मेरिट में आते हैं। जितना अच्छा ऐसे है ना, यू टेन टू स्कोर वेरी गुड रैंक। देन फिर मेरे को ऐसे में आई स्टार्टेड गेटिंग 136, 138। सिलेक्शन होता है। तो हम तीनों पिलर पे काम करेंगे। हम एक स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे।
जो कि आपको ओवर द टाइम 3 महीने में डेवलप करनी है, और जो आपकी हाँ एक बात और, आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी है विच यू हैव डेवलप्ड ओवर पास्ट 1-2 ईयर्स और 3 ईयर्स, तो हम उस पे भी बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपक ने या फिर रणवीर ने या फिर देशमुख उन्होंने कह दिया तो उसी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वी विल वर्क अपॉन योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेस, ठीक है। अभी हम आपने ये जो ऐसे भेजे थे, शिवांश शिवांश ने ऐसे भेज, शिवांश है यहाँ पे, से हेलो। शिवांश नहीं है, तो अभी शिवांश के ऐसे डिस्कस नहीं करते हैं। नैन्सी, नैन्सी भी नहीं है। अब तो फिर जो यहाँ पे नहीं है, फिर उनके कैसेज और उनके क्वेश्चंस अभी डिस्कस नहीं होंगे। प्रमोद, प्रमोद है। यस सर। ठीक है, तो अभी हम प्रमोद का ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। एक सेकंड। हाँ प्रमोद, एक्चुअली प्रमोद का ऐसे एमएन रिजवान ने इवेल्युएट किया था, एंड तो प्रमोद का ऐसे जो करने के बाद में प्रमोद को आपको भेज दिया जाएगा, है ना। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग कुछ अपने डाउट से, वी कैन स्टार्ट विद योर डाउट्स, ठीक है, और एनी काइंड ऑफ एप्रीहेंशन, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। हाँ योगेश बोलो। सर लास्ट ईयर मुझे पेपर कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। 15-16 क्वेश्चन मैं इजीली कर पा रहा था, लेकिन आखिरी के जो 3-4 क्वेश्चन है मुझे बस 10-15 मिनट लग रहे थे, तो मैं छोटे-छोटे आंसर लिखने पड़े थे। मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मैं आंसर लिख रहा हूँ ना, तो बीच में मैं रुक जा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूअसली बीच में सोचने के लिए रुक रहा हूँ। वो कैसे, वहाँ पे मेरा टाइम ज्यादा स्पेंड हो रहा है, उसको कैसे एडजस्ट ठीक है, तो ये लास्ट तुम्हारा पहला मेंस था? सर लास्ट ईयर पहला लिखा था मैंने अच्छे से, उसके पहले 2019 में लिखा था। अच्छा 2019 में मेंस लिखा था, फिर 2021 के बाद रह गए, और 22 में फिर आपने फिर लिखा। ओके, अब एक बात बताओ मेरे को, मेंस लिखने से पहले आपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितने पेपर प्रैक्टिस किए थे? सर मैंने जीएस के 6 या 7 लिखे थे, और ऑप्शनल के ओके, 3-4 लिखे थे। जीएस के 6 पेपर और ऑप्शनल के 3-4 पेपर, ठीक है। सर ये मेंस के बीच में, मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लिखे थे, उसके पहले मैंने प्रैक्टिस की। ओके, तो उससे पहले भी आपने टोटल कितना प्रैक्टिस किया होगा, से विद इन दी स्पैन ऑफ 1 ईयर? 10 to 12 और लिखा। 10 to 12 पेपर्स, है ना। सी, और जब आप ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 6 पेपर लिख रहे थे, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर यू एबल टू अटेम्प्ट इन 3 आवर्स? सर 16-17 के आसपास हो रहा था। 16-17 के आसपास हो रहा था। ओके, देखो अभी ये क्या होता है कि दिस इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, एंड दैट टू विद अ वेरी गुड क्वालिटी, इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। और वही टास्क हमें कंप्लीट करना है ताकि हमारी अच्छे से मेरिट में आ सके हम। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस। हमें क्या करना है, वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द वर्ड्स
अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में अगर नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा जा रहे हैं तो वी हैव टू रिड्यूस देम। ठीक है, 10 मार्क्स में कितना वर्ड्स लिखना चाहिए? कितना? 150। हाँ, 150 वर्ड्स। ठीक है, 150 वर्ड से एक भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आई वुड रादर सजेस्ट कि आप 140 वर्ड लिख दीजिए। ठीक है, और आपका जो 15 मार्कर्स है उसमें वी हैव टू राइट अराउंड 200 और 250 वर्ड्स। ठीक है, तो एक तो हमें वर्ड लिमिट के अंदर हमें अपना टाइम बचाना है। अब ये है कि उसी वर्ड लिमिट में हमें अपने क्वालिटी आंसर भी देना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, आंसर को पैरा में लिख के साथ में हमें वी हैव टू जस्ट कीप ऑन एक्सप्लेनिंग द आंसर थ्रू एग्जांपल्स एंड थ्रू गुड केस स्टडीज। तो अगले 3 महीने जो आपके जो मेंटर्स हैं उनका यह काम रहेगा कि दैट वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद गुड टेम्पलेट्स। ठीक है, जस्ट आपने देखा पंचायत का क्वेश्चन है and you insert that template and you conclude in that manner only which you have practiced for past 3 months। ठीक है, आपने देखा पंचायत का क्वेश्चन है and we given examples, तो आपको वो एग्जाम्पल्स इंसर्ट कर देने हैं। उससे क्या होगा, जैसे अभी आपने बताया कि सर मैं बीच में रुक जाता हूँ, बीच में मैं सोचने लगता हूँ। ठीक है भाई, प्रैक्टिस ऐसी करनी है हमें अगले 3 महीने तक कि बीच में ज्यादा नहीं सोचना है। सोचकर तो आंसर लिखना ही है, लेकिन सोचने के लिए रुकना नहीं है। ठीक है, सोचने के लिए रुकना नहीं है, गाड़ी की तरह है, गियर बदलने के लिए गाड़ी रोकते नहीं है हम। ठीक है, गियर बदलने के लिए नेक्स्ट स्पीड में जाने के लिए गाड़ी रोकते नहीं है, गाड़ी चलती रहती है, उसी में गियर बदलते हैं। और यही हमें अपने अंदर ये प्रैक्टिस करना है। सो हमारे मेंटर्स के ये काम रहेगा, अगर हमें सब्सटैंटिवली बताऊं कि आपको जो भी टॉपिक्स हैं GS 1 2 3 4, उसमें वी विल ट्राई टू गिव यू गुड एग्जांपल्स एंड गुड केस स्टडीज, गुड इंट्रोडक्शन मेथड एंड गुड कंक्लूजन मेथड। बिटवीन फॉर द बॉडीज आप अपना नॉलेज लिखिए पूरा का पूरा, जो हमने एग्जांपल देंगे दिए हैं। आप अपना न्यूज़पेपर का नॉलेज लिखिए, आप अपना करंट अफेयर्स का नॉलेज लिखिए। ठीक है, एंड ट्राई टू कंसाइज दैट नॉलेज। उसको आप है ना रिड्यूस, ऐसे रिड्यूस करना है दैट एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाए कि दैट ही हैज अटेम्प्टेड द क्वेश्चन वेरी वेल। ठीक है, हर पॉइंट वाइज आंसर लिखने लग गए आजकल तो सभी। आई होप सभी पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हो, कोई पैराग्राफ में नहीं लिख रहा है। पॉइंट वाइज आंसर लिखने का बहुत बड़ा फायदा होता है। एक पॉइंट को 2 लाइन में और दूसरे लाइन के एंड में एग्जाम्पल, दैट्स इट। बहुत ही हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, एक पॉइंट 2 लाइन, दूसरे लाइन के एंड में एग्जाम्पल। कॉपी को मैं जब बर्ड आई व्यू, पता है बर्ड आई व्यू, ऊपर से देखूं तो मुझे दिखना चाहिए कि उसमें 4 एग्जाम्पल हैं, दैट्स इट। इस लेवल पे तैयारी करनी है कि मुझे ऊपर से देखने से ही दिखना चाहिए कि उसके अंदर 4 एग्जाम्पल हैं। एक पेज पे 4 एग्जाम्पल है, विच मीन्स एग्जाम्पल लिखने के बाद में आपको उसको हाईलाइट भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, ताकि उसकी अटेंशन जाए। इंट्रोडक्शन को लंबा नहीं खींचना है, इंट्रोडक्शन को लंबा नहीं खींचना है, उसमें सिर्फ 3 लाइन आनी चाहिए। 15 मार्कर्स के लिए 3 या 4 लाइन। फिर देन जस्ट जंप इनटू दी मेन बॉडी पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एंड देन मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तुम पूरा नॉलेज लिख दोगे एंड यू आर नॉट मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, 0 मार्क्स। तुम अगर 4 बहुत ही बेसिक चीजें भी लिखोगे एंड विद 4 बेसिक एग्जांपल्स while meeting the demand of the question, you will get very good marks। आप है ना, दिस इज रियल। आप किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के देख लीजिए, कनिष्क कटारिया की, श्रुति शर्मा की, आप देखेंगे यार इसने तो बहुत बेसिक लिखा है। यस डियर, बेसिक ही लिखना है, ओनली दैट दे आर मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाटएवर इज आस्क्ड दे आर रिप्लाइंग दैट। ठीक है, by doing this we can reduce our word limit, we can increase the quality of the answer and we can finish the paper। और obviously हम सभी का टारगेट लेके चलेंगे। I will make a Excel sheet, let me tell you this for all of you, I will make a Excel sheet जिसमें आप सभी जितना भी अटेम्प्ट करेंगे, you just write the date and attempted paper of GS1 GS2 GS3 at the end of the before the exam I will ask you कि कितना पेपर लिखा है तुमने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Sir, सिर्फ good evening. स्ट्रेटेजी के अलावा भी वी कैन डिस्कस द कंटेंट ऑफ द पेपर्स, है ना, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बताओ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। ये जो 3 महीने हैं जो अभी 90 डेज तो नहीं है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं प्लान कैसा करूं। मतलब सिर्फ मैं पहले 50 डेज और 45 डेज भी मैं भी ऑप्शनल और ऐसे वगैरह करूं, या साथ में जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में लेके चलूं। और फिर मेरा गैप हो गया है थोड़ा कुछ रीजन की वजह से, तो मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पाई, तो मुझे वो भी साथ में लेना है। बट अगर मैं अभी लिखने जाऊँ तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। बट मैं जैसे ओके प्रैक्टिस करूंगी तो वो थोड़ा थोड़ा अभी आ भी रहा है, बट वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शनल के साथ में चली चली जाऊँ, सिर्फ ऑप्शनल या दोनों साइमल्टेनियसली करूँ। ओके। राजश्री। Hello. राज हाँ राजश्री, Yes, sir. please Yes. please introduce yourself and answer the question of Kajal. Yes, sir. I was about to take permission from you to answer it myself. Sir, I have recently given mains. I also went through the same dilemma because I also had less preparation of mains before the prelims, especially for that attempt. So I think that when we have a dilemma that we should do optional and GS together or differently, I think so GS is something that we are continuously studying through newspapers. So वो होता ही रहता है रोज, we study something about GS and we have our exclusive notes. But optional is something we need to internalize it. It is not something we can write and note it down on the paper. Optional is our special subject. We have to have expertise in it. So I think that we should daily give some time to optional. This is what I felt during my preparation. And for answer writing especially, I also had the same problem if I should write answers daily or give tests. So what I used to do is I used to write 3 or 4 or 5 answers if I have good amount of time daily. I never skipped writing answers, and then at the end of the week, Saturday I would give a test, GS or optional, and Sunday I used to dedicate entirely for essay preparation. Because essay is something, especially this year we have seen there's a large variation in the marks of essay. So essay needs an exclusive preparation in terms of strategy, because content we are anyways preparing from GS. The content for essay, even philosophical essays can be done through the knowledge of GS. It's all about how we learn to structure our essay and give it a nice flow. So I think optional preparation, optional ethics and GS should not be seen very exclusive to each other. My optional was sociology, so a lot of content of sociology also came from GS, and which also helped me in GS1. I've scored among the highest marks in GS1 this year, and that's all because my optional was strong. And I think that every optional is such that suppose if someone has PSI, they have a direct advantage in GS2 papers. So I think that should not be seen exclusive. आप सभी ने सुना एक चीज, राजश्री हर दिन 5 आंसर्स लिखती थी, और सैटरडे को एक जीएस का पेपर या ऑप्शनल का पेपर, और संडे को ऐसे। कैन यू सी द लेवल ऑफ डेडिकेशन? Yes, sir. Even तभी if we सिलेक्शन are not होता है। able, even if we are not able to write an essay on Sunday, at least we should try and prepare a structure of some. Take any topic previous year or some test series you have done, and just try to prepare structure of that essay, so that at least you can get habitual of the flow you need to have in the essay. Yes, ओके मैम, very true. जो आप बोल रहे हो कि 3-4 आंसर आप लिखते थे, उसमें भी मुझे और कंफ्यूजन है। अभी मैंने भी 1 वीक से स्टार्ट किया है कि मैं डेली 1 घंटा 4-5 आंसर लिखने का ट्राई करती हूँ। बट उसमें से मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन लूँ जैसे इनसाइड सिटियर या आईएएस बाबा पे मिलते हैं, या फिर मैं पीवाईक्यू करूँ। I think कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके PYQ जैसे एथिक्स है, तो दैट शुड बी डन थ्रू PYQ, बिकॉज इस साल भी कुछ क्वेश्चंस और थीम्स बहुत रिपीट हुए। एंड यस, करंट अफेयर्स अगर इफ वी हैव टू डू GS2 स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस या इकोनॉमी के क्वेश्चंस, दैट यू शुड टेक फ्रॉम करंट अफेयर्स, बिकॉज उनका और बाकी कुछ इश्यूज है जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सच टॉपिक शुड बी डन फ्रॉम PYQ. So you have to take it topic wise. Yes, yes.
So friends, since we are discussing about which kinds of questions should be attempted, I would like to bring one strategy which I practiced during my preparation time. देखो पिछले 5 साल का 1 सेकंड, पिछले 5 साल के आप पेपर्स उठाइए, ठीक है, और आप एक काम कीजिए, GS 1, 2, 3, 4 आप पेपर्स उठाइए और आपका जो सिलेबस है, जो अपना GS 1, 2, 3, 4 का जो सिलेबस की जो हेडिंग्स हैं वो ब्लैंक पेपर पे लिखिए, टेक अ प्रिंट आउट, और या फिर A4 पे लिख दीजिए, ठीक है, सिलेबस की हेडिंग। सो फर्स्ट हेडिंग ऑफ द GS2 पेपर इज व्हाट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ये देखिए पिछले 5 साल में उस टॉपिक से रिलेटेड टू दैट टॉपिक ओनली कौन सा क्वेश्चन आया, राइट दैट क्वेश्चन, ठीक है। GS3 में क्या है? इंडियन इकोनॉमी, फिर एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर गोज डाउन दी सिलेबस लाइंस, उसमें लिखिए आपकी कौन सा क्वेश्चन आया है। 5 साल के बाद क्वेश्चन में लिखने के बाद आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू विल सी दैट बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया एंड रिपीट हो रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आप एक बात अब फिर अपना दिमाग दौड़ाओ यार कि कितने टाइप की टेक्नोलॉजी बची हैं, कितने टाइप की टेक्नोलॉजी बची हैं? बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और फिर उसके बाद में साइबर टेक्नोलॉजी, ठीक है, और रिलेटेड टू फार्मर्स। तो ये आप जो PYQ आ गए हैं उनको तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, एंड जस्ट कीप थिंकिंग, जस्ट ब्रेनस्टॉर्म करो कि अब इसमें और कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजी बच गई। एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, you know about the cropping pattern of rice, maize, wheat, these are the major crops, sugarcane। अब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि 2023 is the year of international year of, come on, millets। yes, 23 is the international year of millets। तो GS3 में क्या लगता है क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? और अगर नहीं आया तो नहीं आया तो वो किसी न किसी आंसर में कंटेंट जाएगा, दैट्स इट भाई। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया ने FAO लेवल पे, UNO लेवल पे मिलेट का इतना प्रचार किया है और इसको इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर कर दिया है, तो उसका क्वेश्चन आ गया तो विन विन चांस है, और नहीं आया तो दूसरे जो अपने क्वेश्चंस होंगे उसमें से आएगा वो, ठीक है। अब इसका स्ट्रेटेजी आप देख लो, जियोपॉलिटिकल, इंडिया की इतनी पावर हो गई है दैट इट इज एबल टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ एट द UNO, और फिर अपनी बात भी मनवा लेते हैं, इंटरनेशनल ईयर योगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, तो इसको आप उस डायरेक्शन में भी लेके चले जाओ, समझे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको अभी करनी है बिफोर वी मीट नेक्स्ट वीक। 5 साल के पेपर उठाने हैं, सिलेबस वाइज उनको हर क्वेश्चन को आपको सेग्रीगेट करना है, कौन सा क्वेश्चन कौन सी हेडिंग में आता है, एंड सारे PYQ अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और फिर अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग तो साथ साथ करते रहो कि इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और फिनटेक क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात भी कर ली जाए, उसमें भी आप अपने 4 एग्जाम्पल तैयार रखो कि नंबर ऑफ UPI ट्रांजेक्शन इतने ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई हैं, और इतने सारे गांव से देखो शहर के लोग तो फिनटेक हो गए हैं। अब दैट एग्जांपल इज नॉट गोइंग टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, नाउ यू हैव टू पिक एग्जांपल फ्रॉम द रूरल साइड, हिंटरलैंड, कि वहां पे फिनटेक कैसे पहुंचा है, ठीक है। और कोई अब बड़े बड़े स्टार्टअप आ रहे हैं तो दोज स्टार्टअप्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। एक कोई छोटा गांव का आदमी कोई फिनटेक की कोई केस स्टडी, कोई ऐसा बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो धीरे धीरे डेवलप हुआ और फिर वो बाद में फिनटेक का कुछ ले आया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर, एक महाराष्ट्र का सोलापुर का टीचर था, he developed the syllabus of the whole syllabus of the book into a QR code, and then he got a very notable prize in the world at the global level. I do not know the name of that prize, but these are the kind of case study which we are looking for, ठीक है। ये पिक करना है while reading the newspaper, और नेक्स्ट संडे से पहले ये आपको करना है कि PYQ निकालो और उसको सेग्रीगेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Sir, I would like to add a thing about the pattern, analyzing the PYQs. There are certain topics on which UPSC asked questions for certain marks. For example, world history. Since last 5-6 years, it has been asked alternate years. We used to analyze. Me and my group used to do this exercise, and we found that world history is asked every alternate years. So that might be a risk. We did not prepare world history at all last year. It saved us a lot of time, and fortunately, it didn't come. The world history question didn't come. But there are such patterns. For example, if you analyze the internal security questions, if last year LW is asked, left-wing terrorism extremism is asked, this year something different will be asked. Last year, organized crimes will be there. Those 5-6 subtopics are there in internal security, and the questions are rotated every year, and we need to analyze. It saves us a lot of time, and you have ready-made. Such questions are there that you have ready-made answers on it. You don't have to think at all, and you can write those answers as they are in the paper. Yes. This is very important. Next question. हम लोग कुछ Yes, इसका एमन और एमन का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं क्या? सी इज आल्सो हियर. Ayman Rizwan. Yes, sir. Next question will be answered by Aman and then Ranveer. Okay. Please throw some questions about your preparation. Not only about the strategy, about the content, about the any topic is specifically. If you want to discuss, throw some questions. Sir, good evening, sir. Hello. Yes, yes. Yeah, sir. Especially in ethics paper, my question is related to ethics paper section 8. उसमें these days we are finding that question is quite twisted. तो उसमें how to generate points, especially section A वाले part में. Last year we can see it was like 3-line questions, and then I found it difficult to break those questions and then generate points for it. Okay. Aman Rizwan will answer the question. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Your question is part 1 में ethics के the questions are very twisted and it's hard to generate points, right? Yeah. Yes. One thing that I did for ethics especially, I think I can answer this question क्योंकि मेरे अच्छे marks आए last mains में बहुत कम marks आए थे और I was able to improve it a lot. And it worked both in the cases of part 1 and part 2 of ethics paper. पहली चीज तो ये that you must develop a very deep understanding of all the keywords that are there in the syllabus. So as long as you are going to have a very deep understanding of all these topics, आपको कोई भी question बहुत challenging नहीं लगेगा. दूसरी चीज ये कि आप tabular form में सारे keywords को लिखिए और बहुत सारे आप मेक श्योर करिए कि आपके पास हर कीवर्ड के लिए, लेट्स से इंटेग्रिटी के लिए यू हैव अ कोड फॉर इंटेग्रिटी, यू हैव अ set of examples for integrity where integrity was shown and also places where it was not shown. Okay, and more than that अपने examples को और diverse बना सकते हैं, society से example ला सकते हैं, आप international relations से example ला सकते हैं. और जब आप ये exercise करेंगे when you are going to develop this table for yourself, आप खुद से वो examples देख रहे हैं, आप खुद से codes ढूंढ रहे हैं, तो वो you will come across a lot of things जो आपकी understanding को और deep करेगा. फिर वहां से अगर questions आएंगे तो आपको तुरंत वो click हो जाएगा कि अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं. And probably you'll start your answer with a quote or you'll start your answer with some good example. जो आपके answer को, it will take it a notch higher. So I think for part A, what is important is having a very, very good understanding of the subject. And it will only come if you will spend some time making your own short notes for the subject. Especially these short notes will help you in the last minute revision. And in terms of example, in terms of quotes, in terms of a good definition. और अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है तो ट्राई टू थिंक कि किस पार्ट ऑफ द सिलेबस से आ रहा है. ठीक है,
अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट इतना सोच सकते हैं कि किस पार्ट ऑफ सिलेबस से आ रहा है, क्या ये प्रोबेबिलिटी से आ रहा है, क्या ये इंटीग्रिटी से आ रहा है, क्या ये पर्सनालिटीज के बारे में है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लाइक यू हैव नो आइडिया हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, you can at least write a good definition on the topic, and that will that will help you earn some marks on that. If you are not able to deduce the question at all, at least a good set of definition, a good set of example will help you get through it. If some I other hope you got the mentor, answer. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Yes. if some other So बस mentor यही wants to करना add, है. No, that was a very good comprehensive explanation of what you did. thank you Good evening, sir. Oh, Flow is only. Okay, next question. Ranveer will answer the next question. सर मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ जो अभी बताया। गुड इवनिंग सर। हाँ प्लीज। इसमें कुछ Okay. एग्जांपल्स है, कुछ फिक्स एग्जांपल्स है, जैसे हर साल पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं आजकल, बहुत ग्राउंड लेवल के लोगों को मिलते हैं, तो एथिक्स में वो सारे के सारे एग्जांपल यूज हो सकते हैं। बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स है, वहाँ से भी एग्जांपल्स यूज हो सकते हैं। काफ़ी हमारे लीडर्स रहे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अकबर, अशोक, वहाँ से भी उनके काफ़ी अच्छे कोटेशंस है, तो वो एथिक्स में एज इट इज़ यूज किया जा सकती है। SDGs है हमारे काफ़ी, वो उनको एज इट इज़ एथिक्स के एग्जांपल्स में यूज किया जा सकता है। इंडिया ने क्या किया इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कोविड के अंदर हमने वैक्सीन मैत्री था, या बहुत सारे डिजास्टर में हम ऑपरेशन चलाते हैं राहत के लिए, वो सब एथिक्स में यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एथिक्स भी एथिक्स का एक पार्ट है। तो जो केस स्टडी के अलावा जो पोर्शन है उसमें एग्जांपल्स बहुत काम आते हैं, और ये कुछ सोर्सेज है जहाँ पे एग्जांपल रेडीमेड मिल जाते हैं। so examples के लिए मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि पेसल अप्रोच जो हम यूज करते हैं वो एग्जांपल्स में भी वर्क करता है। जब आपको कोई एग्जांपल्स नहीं आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं पॉलिटिक्स के टर्म्स में, जैसे कि डिफेक्शन शो करता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, या आईआर के टर्म्स में आप सोचिए कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, सोसाइटी के टर्म्स में सोचिए कि कास्ट बेस्ड वॉयलेंस हो रहा है। तो अगर एग्जांपल्स यू आर नॉट एबल टू जनरेट मैं थिंग्स, एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा कि ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो जो नेक्स्ट लिंक ग्रुप में पड़ा हुआ है हम लोग उसको लेकर के दोबारा जुड़ेंगे, और वो नेक्स्ट लिंक जो स्टार्ट होगा वो आपका 9:30 पे स्टार्ट होगा, क्योंकि जूम के स्लॉट हाफ एन आवर के स्पेस में मिलते हैं। तो वी हैव गॉट लेस देन 20 सेकेंड्स, सो लेट्स मीट एट 9:30। ठीक रहेगा दीपक?